दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों भूगोल के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आज की वीडियो में हम भारत के तटीय मैदान, भारत के प्रमुख पठार और प्रमुख दर्रों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें भारत के तटीय मैदान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? तो ये प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी और समुद्र तट के मध्य भारतीय तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। तटीय मैदान के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? तो सागरी तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण तथा पठारी नदियों के अवसाद के जमाव से तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। भारत में जो प्रमुख तटीय मैदान हैं उसमें मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले आइए पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोकण तट के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और उसके विस्तार से संबंधित और नाम के बारे में। देखिए, मैदान या तट और उसका विस्तार, तो गुजरात का तट, ये गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में इसका विस्तार है। कोंकण तट, ये महाराष्ट्र यानी दमन से गोवा के बीच के तट को कोंकण तट कहते हैं। कन्नड़ का तट, तो ये गोवा से मंगलुरु तक के मध्य है। मालाबार तट मंगलुरु और कन्याकुमारी के मध्य है। दोस्तों गुजरात के मैदान या तट को कच्छ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में पश्चिमी तटीय मैदान किस राज्य में सर्वाधिक चौड़ा है? तो ये गुजरात में सर्वाधिक चौड़ा है। याद रखिएगा, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सर्वाधिक चौड़ा है। कोकण के तटीय मैदान पर कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? तो कोकण के तटीय मैदान पर साल और सागौन के वन अधिक पाए जाते हैं। अगला है कयाल या लैगून किस तटीय मैदान में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, कयाल या लैगून मालाबार के तटीय मैदान में प्रमुखता से पाए जाते हैं। एक और प्रश्न है कि कन्नड़ के तटीय मैदान में मुख्य कृषि कौन सी होती है? तो इसमें सुपारी, नारियल और गरम मसाला आदि की कृषि होती है। पश्चिमी तटीय मैदान किसके उदाहरण हैं? तो ये जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख नगरों के बारे में जान लेते हैं। तो जंजीरा, ये महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, कन्नूर केरल में, नागरकोइल तमिलनाडु में और उडुपी कर्नाटक में है, जो कि पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख नगर हैं। पश्चिमी तट से संबंधित प्रश्नों के बाद आइए पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जानते हैं। प्रश्न है कि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? तो स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसी तरह देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार उत्कल तट कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच के भाग को। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के मध्य और कोरोमंडल तट, ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच को कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदान का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो बताइए, तो इसमें आप उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट को एक क्रम से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य कौन सा तट स्थित है? ये है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के किस तटीय शहर को केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है?
कन्याकुमारी को केप कमोरिन कहा जाता है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल के नाम से। और पूर्वी तटीय मैदान में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो चिकनी मिट्टी की प्रधानता है पूर्वी तटीय मैदान में। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सी झीलें हैं? इसमें चिल्का झील, कोल्लेरू झील और पुलिकट लैगून झील प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा के मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्कल के मैदान के नाम से जाना जाता है ओडिशा के मैदान को। अगला है, पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित प्रमुख डेल्टा और संबंधित राज्य। तो गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में है, महानदी डेल्टा ओडिशा में और कावेरी डेल्टा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित प्रमुख डेल्टा हैं। दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा मिलती है और पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के बाद आइए भारत के प्रमुख पठारों के बारे में जानते हैं। उनकी विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हम कवर करेंगे। पठार किसे कहते हैं? तो धरातल का विशिष्ट रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, ये पठार या प्लेटू कहलाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 600 से 900 मीटर ऊंचा है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस दिशा में है? तो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर है प्रायद्वीपीय पठार का ढाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन भू-आकृतिक संरचना कौन सी है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत की सबसे प्राचीन भू-आकृतिक संरचना है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कौन सी भू क्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ये अनावृत्तीकरण से प्रभावित होता है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है और इसे भारत के सबसे प्राचीन भू-आकृतिक संरचना कहा जाता है। इसका आकार त्रिभुजाकार है और इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है। अब आइए दक्कन ट्रैप या दक्कन के पठार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो काली मिट्टी का। गोदावरी नदी किस पठारी क्षेत्र से अपवाहित होती है? गोदावरी नदी दक्कन ट्रैप से अपवाहित होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र श्रेणियों का विस्तार किस पठारी क्षेत्र में है? आपको बताना है। तो ये दक्कन ट्रैप में है। कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र कौन सा है? ये दक्कन ट्रैप है। और क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ है? तो दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। देखिए, दक्कन के पठार के बाद आइए कर्नाटक के पठार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से लगे हुए पर्वतीय और पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको मलनाड कहा जाता है। मलनाड से लगे पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा बूदन की पहाड़ियां किस पठार का भाग हैं? तो ये कर्नाटक के पठार का भाग हैं। कर्नाटक पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है मुल्लयानगिरी या मुलनगिरी। ये कर्नाटक पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको मैसूर का पठार या बंगलुरु का पठार भी कहा जाता है। और इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र किस पठार में है, तो ये मैसूर के पठार में है कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र। अगला है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा किस पठार की प्रमुख नदियां हैं? तो ये सभी नदियां कर्नाटक के पठार की हैं।
दोस्तों कर्नाटक का पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कर्नाटक में बाबा बूदान पर्वतीय क्षेत्र ये आयरन ओर यानी लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब कर्नाटक के पठार के बाद आंध्र या तेलंगाना के पठार के बारे में जानते हैं। देखिए रायलसीमा और तेलंगाना का पठार किन राज्यों में है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तृत है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा पठार कहा जाता है। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र क्या है, तो ये तेलंगाना का पठार है। और सिकंदराबाद और हैदराबाद किस पठार के निचले भागों में स्थित हैं, तो ये तेलंगाना पठार के निचले भागों में स्थित हैं सिकंदराबाद और हैदराबाद। अब आइए मारवाड़ पठार के बारे में जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मेवाड़ का पठार, मेवाड़ पठार का विस्तार किन राज्यों में है, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में मेवाड़ पठार का विस्तार है। अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन सी संरचना अलग करती है, तो ये मेवाड़ पठार है। और मेवाड़ का पठार किस नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा बनास नदी के अपवाह क्षेत्र जो है मेवाड़ के पठार में शामिल है। अब मालवा पठार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। मालवा के पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार की संरचना किस चट्टान से निर्मित है, ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। मालवा पठार को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, हड़ौती के पठार के रूप में जानते हैं राजस्थान में मालवा पठार को। मालवा पठार के उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो ये ग्वालियर की पहाड़ियां हैं। और मालवा पठारी क्षेत्र किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो याद रखिएगा ये कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए चंबल, नर्मदा और तापी नदियां किस पठार की प्रमुख नदियां हैं, तो ये मालवा के पठार की प्रमुख नदियां हैं चंबल, नर्मदा और तापी। भारत का सर्वाधिक गली या खड्ड अपर्दित क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक खड्ड अपर्दित क्षेत्र मालवा पठार है। अब आइए बुंदेलखंड पठार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच किस पठार का विस्तार है, तो ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड पठार का विस्तार किन राज्यों में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार का विस्तार है। दोस्तों बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, विदिशा, सागर, निवाड़ी और दमोह आते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और चित्रकूट ये बुंदेलखंड पठार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। बुंदेलखंड पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो ग्रेनाइट और नीश चट्टानें पाई जाती हैं। बुंदेलखंड के पठार में किस मृदा का विकास हुआ है, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड पठार में लाल मृदा का विकास हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी के द्वारा निर्मित महाखड्ड को क्या कहा जाता है, तो इसको उत्खात भूमि प्रदेश कहा जाता है। अब आइए छोटा नागपुर पठार पर। छोटा नागपुर पठार का विस्तार किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला किस पठारी क्षेत्र में है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में। छोटा नागपुर पठार के उत्तर और दक्षिण में कौन से पठार हैं, तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर में हजारीबाग पठार और दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है पारसनाथ हिल्स, याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये है स्वर्णरेखा नदी। और रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी पृथक करती है, जो इस पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ये है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार के पूरब में कौन सी पहाड़ी स्थित है, राजमहल पहाड़ियां हैं। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से बनी उच्च स्थलाकृति को क्या कहते हैं, इसको पाट भूमि कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सा पठार उत्थित संप्राय या भूखंड मैदान का उदाहरण है, तो ये छोटा नागपुर का पठार उत्थित संप्राय भूमि का उदाहरण है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। पाट भूमि कहाँ पाई जाती है, तो ये छोटा नागपुर पठार में
रांची का पठार किसका उदाहरण है? तो ये उत्थित पेनिप्लेन का उदाहरण है। और छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। अब आइए दंडकारण्य पठार के बारे में जानते हैं दोस्तों। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में है? ये मध्यवर्ती भाग में। और दंडकारण्य का पठार किन राज्यों में स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में दंडकारण्य पठार का विस्तार है। दंडकारण्य पठार में स्थित क्षेत्र में टिन धातु पाई जाती है। कहाँ पर? तो ये बस्तर क्षेत्र में। और इंद्रावती नदी का उद्गम का क्या है? तो दंडकारण्य पठार दोस्तों इंद्रावती नदी का उद्गम है जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। मेघालय पठार से संबंधित देखते हैं। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियाँ किस पठार में स्थित हैं? तो ये मेघालय के पठार में हैं। और अगला प्रश्न है, मेघालय पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो लैटराइट मिट्टी का। मालदा गैप की उत्पत्ति कैसे हुई है? प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धंसाव के कारण मालदा गैप की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? तो ये मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। मालदा गैप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये राजमहल गारो गैप कहा जाता है मालदा गैप को। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का अंग है। पठार के बाद आइए भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दर्रा किसे कहते हैं? तो किसी पर्वत या पहाड़ी का वो निचला और सकरा भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा या गैप कहते हैं। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे में हुआ है? तो ये बनिहाल दर्रे में हुआ है। देखिए दर्रे अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। मिनटेक, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बड़ा लाचा, सिपकिला, माना, नीत, लिपुलेख। इसके अलावा पूर्वोत्तर में जेलेपला, नाथुला, बुमला, दिफू, पांगसाड, तुजू दर्रा और दक्षिण भारत में थाल घाट, भोर घाट और केरल में पालघाट दर्रे ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लनकला दर्रा कहाँ पर है? तो ये ट्रांस हिमालय में है। और लद्दाख और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा संपर्क स्थापित करता है? तो लनकना दर्रा जो कि लद्दाख और तिब्बत के बीच संपर्क स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, लनकना दर्रा किसका हिस्सा है? तो ये अक्साई चीन का हिस्सा है जो कि जम्मू कश्मीर का चीन अधिकृत क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये बुर्जिल दर्रा है। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी और भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये है बुर्जिला दर्रा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है? जोजिला दर्रा है। और जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपको बताना है। तो ये रोहतांग दर्रा है। कुल्लू और लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रे को। लिपुलेख दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये कुमाऊं श्रेणी में है। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये है लिपुलेख दर्रा, याद रखिएगा। अगला है कुंगरी भिंगरी यानी किंगरी विंगरी दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। किंगरी विंगरी दर्रा चमोली उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे द्वारा होती है? तो ये नीति दर्रे के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। अगला प्रश्न है, महान हिमालय में सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? तो शिपकीला दर्रा है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा या हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा ये बाड़ा लाचा दर्रा है।
अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है? तो ये बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मांडले के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है? तो दिफू दर्रा। मणिपुर इम्फाल को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा है। और नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। गंगटोक और लहासा भारत चीन के बीच कौन सा दर्रा संपर्क मार्ग स्थापित करता है? नाथुला दर्रा है। और दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, लेकिन आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से 2006 में इसे पुनः खोला गया था। देखिए, पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित दर्रों के बारे में जान लेते हैं। सेनकोट्टा दर्रा ये केरल में है। थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है। पाल घाट दर्रा केरल में और भोर घाट महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट है। सेनकोट्टा दर्रा और पाल घाट दर्रा केरल में है। अब आइए कुछ प्रमुख दर्रे और उनके राज्यों की अवस्थिति तथा उनसे कौन से मार्ग जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, चांगला दर्रा ये लद्दाख में है, भारत और चीन के बीच का मार्ग उपलब्ध कराता है। लनकना लद्दाख में है, जो भारत और चीन के बीच जो है महत्वपूर्ण दर्रा है। जाराला लद्दाख में है, भारत चीन के मध्य। खारदुंगला लद्दाख में है, भारत चीन के मध्य। और काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में है, भारत चीन के मध्य। देपसांगला जम्मू कश्मीर में, भारत और चीन के मध्य है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से श्रीनगर और जम्मू के बीच का रास्ता जाता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, मनाली और लेह का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, भारत के शिमला से तिब्बत तक का जो मार्ग है सिपकीला दर्रा से होकर जाता है। बारालाचाला ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेह और मनाली का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, भारत और चीन का रास्ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में भारत चीन के मध्य है। माना, नीति और मुलिंगला ये उत्तराखंड में है, जिनसे भारत और चीन के मध्य का मार्ग बनता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच जो है यहाँ से रास्ता जाता है। पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और बोमडीला ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और लहासा जो तिब्बत की राजधानी है उसको जोड़ने वाला मार्ग बोमडीला दर्रा से होकर जाता है। और तुजू दर्रा मणिपुर में है, जिससे मणिपुर और म्यांमार जुड़ते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारत के भू आकृतिक प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हमने भारत के तटीय मैदान, भारत के प्रमुख पठार और प्रमुख दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।